अगर मेडिकल टर्म में अगर कहीं भी हाइपो लगा देखे मतलब कम, हाइपर लगा देखे तो अत्यधिक, समझ गए। तो यहाँ पे हाइपोवोल्यूमिया, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आयतन। आयतन में क्या होता है तो कोई भी चीज़ होता है द्रव वाला वही ना आयतन को घेरेगा। तो ये हाइपोवोल्यूमिया है और ये हाइपरवोल्यूमिया है। हाइपोवोल्यूमिया का मतलब होता है कि शरीर से तरल पदार्थों का बहुत ज़्यादा कम जाना, तो यही हाइपोवोल्यूमिया होता है। हाइपरवोल्यूमिया का मतलब होता है कि शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा तरल पदार्थ का इकट्ठा हो जाना, यानी तरल पदार्थ मौजूद होना, समझ गए। चलिए देखिए, शरीर में रक्त में आवश्यक द्रव की मात्रा कम होना हाइपोवोल्यूमिया कहलाता है, समझ गए ना। शरीर में जो रक्त है उसमें द्रव की मात्रा काफ़ी कम होने को ही हाइपोवोल्यूमिया कहते हैं, समझ गए। हाइपरवोल्यूमिया, शरीर में रक्त में आवश्यक जो द्रव की मात्रा है ज़रूरत से अधिक होने की स्थिति को हाइपरवोल्यूमिया कहते हैं, समझ गए। हाइपर है मतलब बढ़ गया है, जो शरीर में के रक्त में जो द्रव की मात्रा है बढ़ गया है, समझ गए ना। तीव्र व कमजोर नाड़ी, शुष्क त्वचा, निर्जलीकरण इसके लक्षण हैं। जिसके शरीर में द्रव की मात्रा कमता है, तरल की मात्रा, उसका शरीर में कमजोर नाड़ी दर हो जाता है, त्वचा उसका ड्राइनेस होने लगता है और शरीर में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण होने लगता है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा अगर द्रव होता है यानी हाइपरवोल्यूमिया में तो उसमें वजन बढ़ेगा, रक्तचाप बढ़ेगा, सांस लेने में परेशानी होगा और सूजन हो जाएगा शरीर में, समझ गए। ये लक्षण है इसका। मुख मार्ग द्वारा तरल व द्रव पदार्थ की मात्रा बढ़ाया जा सकता है। मुख मार्ग के द्वारा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ले सकता है मुख के द्वारा, तो उसे मुंह के द्वारा, उर्ली मार्ग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है तरल पदार्थ को। तरल व द्रव पदार्थ की मात्रा सीमित की जाती है। नमक व सोडियम लेना भी प्रतिबंध किया जाता है। जैसे जिस पेशेंट के शरीर में द्रव तरल की मात्रा बढ़ जाए तो उसको जो है द्रव और तरल की मात्रा सीमित की जाती है और सोडियम और नमक भी लेने पर प्रतिबंध किया जाता है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार आईवी मार्ग द्वारा द्रव और इलेक्ट्रोलाइट दिए जाते हैं। अगर हाइपोवोल्यूमिया के कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, शरीर में तरल नहीं है, तो उसे फिर जो है आईवी मार्ग के द्वारा द्रव और इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है, समझ गए। यहाँ पे देखिएगा, मूत्र उत्सर्जन द्वारा प्रोत्साहित करने वाली औषधियाँ दी जाती है जिससे शरीर से उसके तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके मूत्र के द्वारा। तो यही हाइपोवोल्यूमिया और ये हाइपरवोल्यूमिया क्या क्या हो सकता है दोनों में देख लिए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार है। अपच एवं निगलने में कष्ट यानी डिस्फेजिया और एक है डिस्फेजिया, समझ गए ना। एक है डिस्पेप्सिया मतलब अपच और एक है आपका डिस्फेजिया। चलिए देखते हैं, ये है अपच और ये है निगलने में कष्ट, यानी एक है डिस्पेप्सिया और एक है आपका डिस्फेजिया। दोनों में अंतर देख लीजिए क्या होता है। यह एक रासायनिक पाचन संबंधी गड़बड़ी है। इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया जो होता है यह रासायनिक पाचन संबंधी गड़बड़ी है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। निगलने में कष्ट जो होता है यह पेशी व तंत्रिका संबंधी विकार है जिससे व्यक्ति को निगलने में प्रॉब्लम होता है, समझ गए ना। चलिए, इसमें पेप्सिन नामक गैस्ट्रिक जूस की एंजाइम की कमी हो जाती है। इसमें जो होता है यह गैस्ट्रिक एंजाइम जो जूस होता है पेप्सिन, उसका कमी होने से पाचन की क्रिया नहीं हो पाती है, जबकि यहाँ पे भोजन निगलने में ही कठिनाई होने लगता है, ठीक है। इसमें आमाशयिक रस्ट प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे जो पेप्सिन होता है, जो एंजाइम है वही नहीं सही से स्रावित होता है, तो व्यक्ति में अपच होता है। लेकिन निगलने में कठिनाई जो होता है कि व्यक्ति कुछ भी निगल नहीं पाता है और उसको निगलने में जो है प्रॉब्लम करता है, उसका पेशी और तंत्रिका संबंधी प्रॉब्लम होने के कारण, समझ गए। तो ये दोनों आपका डिस्पेप्सिया और डिस्फेजिया है, ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे आप सभी के सामने है, एक है बेनाइन ट्यूमर और एक है मेलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों ट्यूमर के बारे में हम कैंसर वाला में पढ़ाए हैं कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है इसमें मेटास्टेसिस जो होता है वह अनुपस्थित होता है। बेनाइन ट्यूमर जो है ये कोशिका विभाजन और वृद्धि जो है धीरे धीरे होता है और ये जो है कैप्सुलेटेड होता है, यह कम गंभीर और यह उपचार इसमें सफल होता है, समझ गए ना। एक कैंसर का दोनों कोशिका है, समझ गए, सेल है। जो बेनाइन ट्यूमर होता है, जो ये देख लिए, मेलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है, यह मेलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है इसमें मेटास्टेसिस उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं था, जबकि यहाँ पे मेटास्टेसिस उपस्थित होता है। मेटास्टेसिस का मतलब है कि यह एक से अनेक अंगों तक फैलने वाला ट्यूमर होता है, समझ गए, जो कि नॉर्मली लंग्स, किडनी, लीवर कहीं भी ये फैल सकता है मेलिग्नेंट वाला, समझ गए। इसका फैलाव दर अधिक होता है। यह जो है ट्यूमर खतरनाक गंभीर होता है। यह जो है नॉन कैप्सुलेटेड होता है जबकि यह कैप्सुलेटेड होता है, समझ गए। और इसकी जो सफलता दर है उपचार का वह बहुत ही कम है। तो दोनों समझ गए, बेनाइन और मेलिग्नेंट। ओके, चलिए
मोतियाबिंद और ग्लूकोमा में क्या अंतर होता है? एक है आपका कैटरैक्ट और एक है आपका ग्लूकोमा। ठीक है, देखिए ग्लूकोमा जो होता है, जो ऑप्टिक नर्व जो होता है व्यक्ति को जो देखने का सिग्नल ब्रेन में पहुंचाता है, जिससे आभास होता है कि हम फलाने फलाने चीज़ को देखते हैं, पहचान पाते हैं, तो ये जो होता है ये आपका ग्लूकोमा होता है जब आँख में IOP इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है। अब ये बढ़ता कब है? जब आँख में तरल पदार्थ का मात्रा जो है बढ़ता है तो यह IOP भी बढ़ जाता है, और ये बढ़ने से आँखों के चारों साइड दबाव डालता है और फिर जो ऑप्टिक नर्व है ये नष्ट हो जाती है, जिससे व्यक्ति में अंधापन हो सकता है। तो ये आपका ग्लूकोमा होता है, समझ गए ना। जबकि मोतियाबिंद क्या होता है देख लीजिए। मोतियाबिंद जो होता है इसमें नेत्र लेंस अथवा इसके कैप्सूल या दोनों आंशिक या पूर्णतः अपारदर्शी होना मोतियाबिंद कहलाता है, जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है तथा यह अंधेपन का प्रमुख कारण है। समझ गए ना। ग्लूकोमा में अंधापन हो सकता है ऐसा कहा गया है, बट मोतियाबिंद जब होता है तो इसमें अंधापन होना इसका बहुत बड़ा कारण मोतियाबिंद होता है, जिसमें जो लेंस होता है नेत्र का वो जो है तथा उसका जो कैप्सूल है, लेंस या जो कैप्सूल होता है, दोनों आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जो है अपारदर्शी हो जाता है, मतलब देखने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण एक मोतियाबिंद जो है व्यक्ति में हो जाता है। समझ गए ना, जिससे व्यक्ति को अंधापन इसका प्रमुख कारण होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिए राइनाइटिस है, क्या है? राइनाइटिस है और मेनिंजाइटिस है, दोनों के बारे में देखिए। राइनाइटिस है और मेनिंजाइटिस है, दोनों के बारे में देखिए। नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन में वायरस या बैक्टीरिया द्वारा हुए दीर्घ व तीव्र इन्फ्लामेशन को राइनाइटिस कहते हैं। नाक से पानी आना इसका प्रमुख लक्षण है, इसे नाक बहना भी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए राइनाइटिस जो होता है इसको जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो झिल्ली होता है नाक में, वो क्या होता है कि वो वायरस या बैक्टीरिया के कारण जो है यह लंबे या दीर्घ समय से या तीव्र तरीके से इन्फ्लामेशन हो जाता है। समझ गए ना। और उसी के जो है हम लोग राइनाइटिस कहते हैं। इसका प्रमुख लक्षण नाक से जो है पानी आना और नाक बहना इसका प्रमुख लक्षण है। ठीक है, इसे नाक बहना भी कहते हैं। मेनिंजाइटिस जो होता है यह कान का एक संक्रमण है, जिसमें टेम्पोनिक मेम्ब्रेन का जो पुटिका है वह जो है टिम्पनिक मेम्ब्रेन पर एक पुटिका जो है विकसित हो जाती है, जिससे तीव्र दर्द होता है। इसका संक्रमण का मुख्य कारण स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरियाई है। समझ गए ना। देखिए मेनिंजाइटिस यह क्या है? एक कान का संक्रमण है, जिसमें जो टेम्पोनिक मेम्ब्रेन है उस पर एक पुटिका, समझ गए ना, एक पुटिका विकसित हो जाता है, जिससे तीव्र दर्द होता है, एक्यूट पेन होता है। इस संक्रमण का मुख्य कारण स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया है। तो राइनाइटिस और मेनिंजाइटिस के बारे में समझ गए। चलिए यहाँ पे अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है टिनिटस और साइनोसाइटिस में क्या अंतर है। ठीक है, यह कान का रोग का एक प्रकार है, जिसमें रोगी अपने कानों में घंटियाँ बजने का आवाज़ों को महसूस करता है। टिनिटस जो होता है उसमें कान का एक रोग है, जिसमें व्यक्ति जो होता है रोगी अपने कानों में घंटी के समान आवाज़ बनने को महसूस करता है। ठीक है। साइनोसाइटिस क्या होता है? तो यह नाक का जो साइनस होता है ना, उस नाक के अंदर जो साइनस सेज है उसमें संक्रमण और प्रदाह जो है नासा गुहिका साइनोसाइटिस कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक तीव्र होता है, एक दीर्घ होता है। यानी साइनस से ही साइनोसाइटिस बना है, तो जो नाक के अंदर जो स्थित साइनस है ना उसमें संक्रमण और प्रदाह होना ही साइनोसाइटिस कहलाता है। यह दो प्रकार के होता है, एक तीव्र होता है, एक दीर्घ होता है। यानी यह कान का प्रॉब्लम था और साइनोसाइटिस नाक का प्रॉब्लम है, ये अंतर है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए अस्थिभंग और मोच में क्या अंतर है। तो अस्थिभंग जो होता है यह कंप्लीट जो है फ्रैक्चर होता है। मोच जो है कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता है, इसमें जो है मरोड़ आ जाता है या खिंचाव आ जाने के कारण व्यक्ति जो है क्या होता है गति भंग हो जाता है। ठीक है। लेकिन अस्थिभंग जो होता है यह कंप्लीट रूप से अस्थि का टूटना होता है या उसमें दरार पड़ना अस्थिभंग कहलाता है। समझ गए। इसके होने से कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे कंप्लीट फ्रैक्चर होने से व्यक्ति का नस दबना या स्पाइनल कॉर्ड के नर्व दबना या फिर धमनियों दबना व्यक्ति को मृत्यु हो सकता है, बच मोच से व्यक्ति का मृत्यु नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों का अंतर है। तीसरा यहाँ पे जो अंतर देखिएगा स्किन ट्रैक्शन है और स्केलेटन ट्रैक्शन है। स्किन ट्रैक्शन जो होता है यह टूटी हुई हड्डियों के उपचार के लिए पट्टियों, खपचियों और कनवास आदि को अस्थिभंग स्थान पर त्वचा के ऊपर बांधा जाता है। वजन बांधकर पुली से सही दिशा में खींचा जाता है। यह अस्थिभंग की अस्थायी इलाज है। ठीक है ना।
स्किन ट्रैक्शन जो होता है, इसमें जो होता है स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर जो हड्डी टूटी हुई होती है उसके त्वचा के ऊपर जो है पट्टी, खपची और कनवास आदि के सहारे त्वचा के ऊपर जो है अस्थिबंध के ऊपर बांधा जाता है और एक वजन के द्वारा पुल्ली से एक सही दिशा में खींचा जाता है और अस्थिभंग का यह अस्थायी इलाज होता है स्किन ट्रैक्शन। ठीक है। स्केलेटन ट्रैक्शन जो होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिन, तार या फिर रड का उपयोग जो है हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पे वजन, पुल्ली और रस्सी के द्वारा जो है अस्थि को उचित स्थिति में लाकर इसका उपयोग किया जाता है स्केलेटन ट्रैक्शन का। समझ गए ना। चलिए लास्ट वाला यहाँ पे है, बहुत शानदार है। एक है कार्डियोजेनिक शॉक और एक है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है ना। देखिए हृदय घात जनित, हृदय के बीमारी, चोट या फिर मायोकार्डियल इन्फारक्शन के कारण शरीर को रक्त प्रवाह की कमी होने से उत्पन्न होने वाले शॉक कार्डियोजेनिक शॉक कहलाता है। मतलब आपका जब हृदय किसी भी कारण से, चाहे वो चोट से या हृदय की बीमारी से या फिर कोई भी कारण से हृदय अगर आपका ब्लड शरीर को पहुँचाने में, पंप करने में असमर्थ हो जाता है तो उस कंडीशन में जो शरीर शॉक लगता है वह कार्डियोजेनिक शॉक होता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का मतलब होता है कि शरीर में अत्यधिक मात्रा में तरल या फिर रक्तस्राव कम हो जाने से जो शॉक लगता है वह जो है आपका क्या होता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। समझ गए ना। तो यह जो है आपका MSN 1 MSN मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।